अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सन 1970 में ठंड के मौसम में रॉजर और उनकी पत्नी कैरोलीन और उनकी 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुए, जो कि हैरिसविले, रोड आइलैंड में स्थित था। ये फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था। इसे सन 1736 में बनाया गया था। रॉजर और उनके परिवार ने यहाँ 10 साल गुजारने का निर्णय लिया था। उनके वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद से उन्हें वहाँ रहने वाली आत्माओं का एहसास होने लगा था। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई थीं, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि ये फार्म हाउस किसी सुपरनेचुरल पावर के कब्जे में है। हालांकि शुरुआत में इस परिवार का जिन आत्माओं से सामना हुआ था, वे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। बच्चों के माता पिता का कहना है कि वो आत्माएं सिर्फ उनके बच्चों को खेलते हुए देखती थीं और कभी कभी उनसे बातें भी करती थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब ही मोड़ लिया। रॉजर और उनके परिवार के साथ उनके घर में ढेर सारी असाधारण घटनाएं घटने लगीं। खासतौर पर रात को यहाँ अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती। घर में दीवार पर लगे फोटोज़ का अपने आप गिर जाना, सामानों का जगह बदल जाना, यहाँ तक कि कई बार बच्चों के बेड हवा में तैरने लगती थी। इन सारी हरकतों से ये परिवार काफ़ी घबरा गया। उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, खासतौर पर छोटे बच्चों की आत्माओं का, जो कि इस परिवार को रात भर सोने नहीं देती थी। सब कुछ फिर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी आत्मा का यहाँ आगमन हुआ, जिससे ये घर बहुत ही ज़्यादा भूतिया जगह में तब्दील हो गया। ये रूह जिस औरत की थी, उसका नाम बसीबा था। बसीबा ने बच्चों की मां कैरोलीन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाने लगी। कैरोलीन के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल का था, क्योंकि बसीबा उसे रात भर जितना हो सके उतना चोट पहुंचाती थी। एक ऐसा समय भी आया जब इस आत्मा ने कैरोलीन को बीच रात में नींद से उठाकर शैतानी आवाज में जोर जोर से घर से बाहर जाने को बोला। ऐसा करते वक्त वो ठीक कैरोलीन के ऊपर बैठी थी। इस परिवार द्वारा बताया गया है कि ये रूह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और इसका सर गले के बाईं तरफ लटका हुआ रहता था, मानो कि जैसे गर्दन को मरोड़ कर तोड़ा गया हो। कैरोलीन ने ऐसा भी बताया कि वो उसे सुई या फिर ऐसी ही किसी नुकीली चीज़ों से बार बार चुभाती थी और कई बार उसके बिस्तर को ज़मीन से हवा में तैराने लगती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चला और उसके बाद अचानक से ये सब कुछ होना बंद हो गया। बासिबा अब कैरोलीन को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करने लगी थी। वो उसके शरीर में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने में कामयाब भी होने लगी थी। अगर हम बासिबा की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश करें, जब वो जिंदा थी, तो हमें इस पहलू की हर एक कड़ी जुड़ती हुई दिखती है। बासिबा थेयर का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था। 10 मार्च 1844 में बासिबा की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका सरनेम शर्मन था और वो लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने इस फार्म हाउस में आए थे। बासिबा का एक ही बेटा था और ऐसा बोला जाता है कि बासिबा के और भी 3 बच्चे थे, जो कि बचपन में ही रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाए गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण गांव में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि बासिबा एक डायन है, जो कि अपने ही बच्चों की आहुति देती है, बलि देती है और उनकी आत्माओं को शैतान के हवाले करती है।
ये बातें इसलिए भी फैलती जा रही थीं क्योंकि जब बासिबा की एक बेटी मृत पाई गई और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने जांच की तो उन्हें पता लगा कि उस बच्ची के सिर में किसी ने जोर से सुई चुभोई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। इन सब के बावजूद बासिबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सन 1885 में बासिबा की मृत्यु हुई। उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया ये शायद कोई भी नहीं जानता। बार बार इन घटनाओं की वजह से रॉजर ने वॉरेन की मदद लेने की सोची। वॉरेन उन दिनों अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरीज को लेकर काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद करके उन्हें आत्माओं की चुंगल से बचाया था। जैसे ही वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया, उन्हें वहां असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ। लोरेन वॉरेन को यह पता लगाते देर नहीं लगी कि कैरोलीन के शरीर में अब उसका कब्जा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही ताकतवर और शैतानी आत्मा के कब्जे में थी। वॉरेन ने यह तय किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे और आत्माओं को दूर भगाएंगे। ये कदम उन पर ही भारी पड़ा, क्योंकि ऐसा करने से आत्माएं और भी क्रोधित हो गईं और घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगीं। फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया है कि वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कैरोलीन पर की थी, पर असल में वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म किया ही नहीं था। उन्होंने सियांसे नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से कोई भी मरे हुए लोगों से एक कांटेक्ट बनाकर उनसे बात कर सकता है। कैरोलीन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने यह साफ साफ बताया है कि वॉरेन ने उस रात सियांसे की प्रक्रिया का सहारा लिया, जिससे यह स्थिति और भी बदतर हो गई। उन्होंने एक रहस्यमय दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया, जिसे वो कभी वापस बंद ही नहीं कर पाए। इस सब घटना के पश्चात एंड्रिया के पिता रॉजर ने वॉरेन को घर से बाहर निकाल दिया था। आर्थिक कमियों के कारण कैरोलीन और उसका परिवार अगले 7 साल तक इस घर को छोड़ नहीं पाए और इन घटनाओं से जूझते रहे। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर जॉर्जिया शहर में अपना नया घर बसाया, लेकिन दुर्भाग्यवश इन असाधारण घटनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जॉर्जिया में उनके परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रही। सन 2011 में एंड्रिया ने इन घटनाओं पर एक किताब लिखी, जो कि 3 भाग में उपलब्ध है। इस किताब का नाम हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में फिल्म द कंज्यूरिंग, जिसका निर्देशन जेम्स वैन ने किया था, इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली। जब ये मूवी बन रही थी तब लोरेन ने उसके सेट पर जाकर अपनी सलाह दी थी, ताकि इस फिल्म का वास्तविकता से संबंध जुड़ा रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।